हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। और इस टाइम हम लोग बेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडेट एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें हम लोग फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने फिजिक्स के पहले पार्ट के सारे चैप्टर्स को लगभग कंप्लीट कर लिया है और उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते थे, एमसीक्यूज हो सकते थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज उसी सीरीज में हम लोग अपने एक नेक्स्ट चैप्टर को डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर न्यूक्लियाई। तो इस चैप्टर से सभी लोग अवेयर हैं, 12th में सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को कवर करके हम लोग एमसीक्यूज को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए अपना पेन और पेपर लेकर के, जिसपे सारे क्वेश्चंस को आपको हमारे साथ में सॉल्व करना है। तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ न्यूक्लियाई में। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ। अब देखो, हम लोगों ने बेसिक क्लासेस से बेटा पढ़ रखा है कि क्या पढ़ रखा है बेटा, कि जो हमारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं, वो एटम से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं भाई साहब? एटम से मिलकर बने हैं। और एटम का कंपोजिशन क्या है, एटम में क्या क्या होता है, ये भी हम लोगों ने बहुत जूनियर क्लास में पढ़ रखा है। ये क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियस, और इसके आउटर मोस्ट ये जो सेल्स दे रखे हैं, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो ये जो बेटा न्यूक्लियस है, इसमें दो एलिमेंट लाई करते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन बोलते हैं बेटा। और सेकेंड वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन पे इसको क्या बोलेंगे बेटा? न्यूट्रॉन बोलेंगे। अब देखो, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? प्लस चार्ज। ठीक है ना, इस पे चार्ज क्या होगा? प्लस। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? जीरो। यानी ये कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा न्यूट्रल एलिमेंट, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और अगर ये एटम कैसा है? न्यूट्रल है। अगर पूरा का पूरा एटम, किसकी बात कर रहा हूं? एटम की बात कर रहा हूं। अगर पूरा एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं? मान लो 2 प्रोटॉन हैं, तो उतने ही क्या होंगे? उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके न्यूट्रल की कंडीशन क्या हो जाएगी? यहां पे अगर मैं ऐड करूंगा 2e प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 2e, यानी ये एलिमेंट कैसा हो जाएगा? ये एटम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो किसी एटम को न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? प्रोटॉन्स होने चाहिए। और न्यूट्रॉन के बारे में क्या है? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो क्या पूछा गया है? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ। जो न्यूक्लियस है हमारा, इसको हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं या फिर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ये जो दोनों एलिमेंट हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बेटा बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। और इस पूरे जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लाई करते हैं, उस पूरे सेगमेंट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, या मैं बोलूं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से एलिमेंट लाई करते हैं? न्यूक्लियस क्या होते हैं, या फिर न्यूक्लियस में कौन कौन से एलिमेंट लाई करते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल टू कंपोज द न्यूक्लियस। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। न्यूक्लियस की बात हो रही है बेटा, तो क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं बेटा, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इनमें से किन साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है? डिस्कवरी की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात हो रही है। तो देखो बेटा, रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट हुए, यहां पर देखो हमारे पास ऑप्शन में दे भी रखा है, रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या लिया? एक गोल्ड की फॉइल को लिया। ये क्या है? हमारी गोल्ड फॉइल है। ठीक है ना। तो गोल्ड फॉइल को लिया और इसको क्या किया? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहां पर एक लिया और
यहां से इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन उन्होंने लिया। अब अल्फा पार्टिकल जब इसको आके इससे पेनिट्रेट किया, इससे टकराया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ इसमें से अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, सीधे निकल जाते हैं। क्या है, कुछ क्या करेंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल इसमें सीधे निकल जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, यहां पे आने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं। अपने पाथ को क्या कर रहे हैं, जैसे इधर के गए और फिर इधर से लौट आए, जाने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस आ गए, तो क्या कर रहे हैं, रिट्रेस कर रहे हैं अपने पाथ को। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इससे डिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से थीटा एंगल बनाते हुए यहां से पास होके चले जा रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे किसी एटम में स्पेस भी है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, और क्या है, रिट्रेस, इसके मतलब उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी लाई करता है। इसीलिए क्या होगा, सिमिलर चार्ज जब कुछ डिस्टेंस पे, या ये भी एक चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, जब इसके पास ये जाएगा तो ये वाला चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला चार्ज क्या करेगा, पीछे की तरफ, ये इसमें मान लो 10 कूलम चार्ज है और इस पे कितना है, 1 कूलम, तो जब ये इसके पास जाएगा तो इस पे क्या करेगा, ये रिपल्सन लगा के इसको पीछे की तरफ धकेल देगा। तो अगर ये रिट्रेस हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी लाई कर रहा है और पेनिट्रेट होते हुए निकल जा रहा है, तो इसका मतलब एटम के अंदर कुछ स्पेस भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो स्टडी की है वो किसने की है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक मॉडल हम अपना रिप्रेजेंट किया और उसके बाद उन्होंने एटम के ऊपर सारी रिसर्च को, सारे एजम्पशंस को अपना पुट किया। ठीक है ना बेटा, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, जो हमारा डिस्कवरी है, डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है वो किसने किया है बेटा, रदरफोर्ड ने किया है। वो किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। बोर ने क्या किया, बोर ने पोस्टुलेट्स दे रखी हैं, बोर की क्या है, पोस्टुलेट्स हैं। बोर ने क्या बताया है, पहला तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी एटम में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि एक ऑर्बिट से, एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर देता है और उसके पास एनर्जी इस टाइम पर कितनी होती है, एच न्यू। ई क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने में। और उन्होंने क्या बताया, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, एल से, और ये कितना होता है, NH/2π के बराबर होगा। तो ये हमारी बोर की पोस्टुलेट थी। जे थॉमसन क्या था, इन्होंने एक पम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना, एक मॉडल प्रेजेंट किया था, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। चैडविक का कोई भी न्यूक्लियस के इस एटम से डिस्कवरी से, एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो बेटा क्या आ जाएगा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी किया है एटम पे, वो किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। तो क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है, देखो बेटा, वॉट किसका यूनिट होता है, पावर इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लोग किस में लेते हैं, जूल में, टाइम को किस में लेते हैं, सेकेंड में, या फिर इसका यूनिट क्या होता है, वॉट। वॉट किसका पावर यूनिट हो गया बेटा, पावर का यूनिट हो गया। चलो भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, क्यूरी। क्यूरी क्या है, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये किसका यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये किसका यूनिट है बेटा, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। ठीक है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है मैडम क्यूरी, तो उन्होंने क्या दिया था, अपने नाम पर इसका यूनिट दिया, रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है ना। और इन्होंने बोला कि जो रेडियो एक्टिविटी का डिसइंटीग्रेशन है ये 3 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये इसका वैल्यू उन्होंने दिया। तो क्यूरी क्या है हमारे पास, इट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। टेस्ला, टेस्ला किसका यूनिट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का। ये किसका है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला। और न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन यूनिट है फोर्स का। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि वॉट किसका यूनिट है, पावर का। एक बार साफ तरीके से लिख लेते हैं इसको कि वॉट किसका यूनिट है, वॉट इज द यूनिट ऑफ, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है ना,
और हमारे पास टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, टेस्ला होगा। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो बचा हुआ क्या बचा हमारे पास, क्योंकि इट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये किसका है, रेडियो एक्टिविटी का है, ठीक है ना बेटा। तो रेडियो एक्टिविटी का ही हमसे क्या पूछा गया था, यूनिट पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ रहे होंगे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स, क्या एमिट करता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट, जैसे यूरेनियम है हमारे पास, ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्या एमिट क्या कर सकता है, तो ये बेटा देखो बोला गया कि अल्फा रे करता है एमिट, बीटा रे एमिट करता है कि गामा रेज एमिट करता है। तो एक रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है बेटा वो सारी चीजों को एमिट करता है, उससे अल्फा पार्टिकल भी निकलेगा, बीटा पार्टिकल भी निकलेगा और गामा रेज भी निकलेंगी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमको क्या मिलेगा, एलिमेंट से क्या मिलेगा, अल्फा पार्टिकल्स भी मिलेंगे, अल्फा रेज भी मिलेंगी, बीटा रेज भी मिलेंगी और गामा रेज भी मिलेंगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा तीनों ही रेज हमारी क्या करती हैं, एमिट करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इनमें से सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, एक सेकेंड सोच के बताएंगे। आप बताइए कि सबसे ज्यादा हानिकारक रेज आपके लिए कौन सी हो सकती हैं, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन, मतलब किसी भी एक टीन या फिर एक सरफेस को, एक मेम्ब्रेन को ले लें तो किसको पेनिट्रेट, सबसे ज्यादा कौन इसमें से रे पेनिट्रेट करेगी, क्या अल्फा करेगी, क्या बीटा करेगी, गामा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जो है इन सभी में सबसे ज्यादा किसका है, गामा रेज का है, सबसे ज्यादा किसका है, गामा रेज का है। ऐसे बोलते हैं ना कि गामा रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो गामा रेज का क्या है हमारे पास, सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किसका है, गामा रेज का है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, हमारे साथ ही आपको सॉल्व करना है। न्यूक्लियस ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें अपना माइंड लगाना है कि पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया है ना। तो इसको साथ में देखेंगे, बेसिक सारी चीजें हैं। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, मास नंबर देखो किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, और ये हमारा क्या हो गया ए, और यहां पर क्या हो गया एक्स, और ये जेड। जहां पर ए हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, ये क्या है बेटा, एटॉमिक मास नंबर, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। और जेड क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर, ये क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या बोला गया है हमसे, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, जो मास नंबर होता है किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल जो किसका पूछा गया है, ऑफ एन एटम, एटम का जो मास नंबर होगा उसमें कौन कौन होगा, क्या होगा का, क्या केवल न्यूट्रॉन्स होंगे, ऐसा तो नहीं है, किसी भी एटम में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स ही केवल नहीं होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होंगे। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अकेला होगा, नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नहीं होंगे। क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस को और एटम को बेसिकली बनाने के लिए कौन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इन एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियस दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियस दिया गया है। तो जो लास्ट ऑप्शन है बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी है ना। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है, न्यूक्लियर फिजन इज, ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, देखिए बेटा न्यूक्लियर फिजन को हम लोग देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ, ये देखो आपने देखा होगा कि हम लोग यूरेनियम को लेते थे 235 और हम लोग क्या लेते थे 92। अगर इसमें क्या लेते थे, अब इसकी एनर्जी को हम लोग लें, इस पे बम्बार्डिंग कराएं तो इसमें क्या बनेगा, एक बैरियम प्लस एक क्या बनेगा, क्रिप्टॉन, और प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा इससे रिलीज होगा। तो जहां पर एक एलिमेंट क्या करता है, दो सब कॉन्टिनेंट्स में या फिर
क्या बोले, दो हमारे टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दो क्या करता है, दो एलिमेंट्स या फिर दो न्यूक्लियाई में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ये 141 होगा, ये 56 होगा, ये कितना होगा 92 और ये कितना हो जाएगा 37 के प्रॉक्स, ठीक है। तो अगर कोई एक एलिमेंट दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है और प्लस क्या रिलीज करता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। याद रखेंगे, जब भी कोई एलिमेंट दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो वहां पर कौन सी प्रोसेस निकल के आएगी, न्यूक्लियर फिजन की निकल के आएगी। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। तो इसमें करेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, ये तो हो ही नहीं सकता। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये प्रोसेस भी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बेटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी कोई एलिमेंट दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा, तो वहां पे प्रोसेस कौन सी आएगी, न्यूक्लियर फिजन की आएगी। किसकी आएगी, न्यूक्लियर फिजन की आएगी। समझेंगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज बुल्ट बाय, ठीक है। तो इसमें जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन्होंने किसके बारे में बताया, E = mc², ये इनका बस न्यूक्लियस से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। मैरी क्यूरी ने क्या बताया, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया कि कोई जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो उसका डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, वो कैसे अपनी वैल्यू का धीरे धीरे रिड्यूस करता रहता है। एनरिको फर्मी जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। इन्होंने क्या किया, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। किसने बनाया बेटा, किसने बनाया, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने पहला क्या बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं, क्या काम कर सकते हैं, बिजली को बनाते हैं, है ना। बिजली को हम कई तरीके से बना सकते हैं। क्या होता है, आप देखो टरबाइंस के थ्रू बना सकते हैं, ठीक, पावर प्लांट्स बने हुए होते हैं, कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, और यूरेनियम से काफी हद तक हम बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। तो एनरिको जो फर्मी थे साइंटिस्ट, रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवरी किया, एटम का। एटम में न्यूक्लियस का इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया। इस पे क्या किया, एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी किया, किस साइंटिस्ट ने एटम पे किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसने किया, वो रदरफोर्ड ने किया। किसके ऊपर, एटम के ऊपर, और न्यूक्लियस के बारे में सारी स्टडी करके हमको बताई। तो यहां पर हमसे जो पूछा गया था वो क्या था, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर किसने सबसे पहले बनाया, एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी जो साइंटिस्ट है, इन्होंने अमेरिका में शिकागो में क्या किया, 1942 के अप्रॉक्स जो बनाया है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इन्होंने बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, विच पार्टिकल इनिशिएट्स न्यूक्लियर फिजन। इनमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो क्या करता है, न्यूक्लियर फिजन को जन्म देता है। तो क्या होगा हमारे पास, प्रोटॉन होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी नहीं, इलेक्ट्रॉन में अल्फा पार्टिकल, ये भी नहीं, तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या करता है, अभी हम लोगों ने लिया फिजन के बारे में, यूरेनियम में लिया, और ये किसकी प्रोसेस को क्या करता है, ये कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सबसे ज्यादा, सबसे पहले क्या करता है, इनिशिएशन कौन करता है, न्यूट्रॉन कर रहा है। तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, जो इनिशिएट करता है न्यूक्लियर फिजन को, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ये इतनी बात समझ पा रहे होंगे। तो राइट ऑप्शन इसका लगा देंगे, कौन सा लगाएंगे, डी लगा देंगे। क्लियर है बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, विच न्यूक्लियर रिएक्शन पावर्स द सन। इनमें से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन है जो पावर देता है सन को, बताएंगे जल्दी से, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, बताएंगे फटाफट। न्यूक्लियर फिजन को हम लोग देख चुके हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वन एलिमेंट इनटू टू न्यूक्लियाई। तो अब इसका अपोजिट ले लेते हैं, न्यूक्लियर क्या होगा, फ्यूजन होगा बेटा। न्यूक्लियर क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन।
समझ पा रहे हैं ना बात को? तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हमारे पास क्या है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो एलिमेंट क्या कर जाते हैं, दो एलिमेंट क्या कर जाते हैं, मिल करके एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ क्या करते हैं, इसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा और ये क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। क्या करेंगे, कंबाइन कर जाए, दोनों रिएक्ट करके एक एलिमेंट का फॉर्मेशन, एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो जो हमारे पास सन में है, सन में जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है, न्यूक्लियर फ्यूजन की है, फिजन की नहीं है। फिजन इट इज द स्प्लिटिंग, इट इज द ब्रेकिंग ऑफ वन एलिमेंट इनटू टू न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो सन है ना, वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। वहां पर एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट मिलकर के एक एलिमेंट या फिर एक न्यूक्लियाई का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो बेटा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट समझेंगे, आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाएंगे, जल्दी से बता देंगे। अभी हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था, 1H1 that is equal to 2H1 plus use amount of energy. This process where the two nuclei are combining. तो जहां पे the process of combining of two nuclei, जहां पर दो न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, एक न्यूक्लियाई को बनाएंगे, क्या प्लस बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। प्लस क्या बनाएंगे, एनर्जी, कुछ यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगी ये किसकी प्रोसेस हो जाएगी बेटा, ये फ्यूजन की प्रोसेस हो जाएगी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, पहले फिजन, फिजन क्या है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वन एलिमेंट। ये क्या है, एक एलिमेंट ब्रेक हो जाता है, एक एलिमेंट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। दूसरा क्या आएगा, फ्यूजन, जिसमें दो एलिमेंट क्या हो जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी इट इज द डिसइंटीग्रेशन। और डीके क्या होता है, पहले कोई चीज रखी हुई है, धीरे धीरे क्या कर रही है, डीके कर रही है। जैसे आप पेट्रोल को रख दीजिए, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डीके कर जाएगी, है ना। तो इस तरह से प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीके बोलते हैं। कोई चीज पहले से थी उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखो यहां पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन आ रहा है वो बेटा क्या आ रहा है, फ्यूजन। फ्यूजन हमारे पास क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बेटा, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मेनली ड्यू टू। तो एनर्जी जो रिलीज होती है इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, वो मास इंक्रीज करने पे होती है, टेम्परेचर डिफरेंस करने की वजह से होती है, मास डिफेक्ट की वजह से होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की होती है वजह से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। न्यूक्लियर, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है। अब देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस में क्या होगा, एक तो प्रोटॉन होगा और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा डियर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अब जब कोई रिएक्शन होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड होगी। इन्हीं एलिमेंट का तो पार्टिसिपेशन होगा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, मेनली हम किसको लेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, क्योंकि दीज आर द न्यूक्लियस। ये किसको बनाते हैं, न्यूक्लियस को बनाते हैं। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, इसमें जो इसका मास होगा वो क्या तो कम हो जाएगा। वो क्या करेगा, अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है या फिर इसमें से कुछ डिके हो रहा है एलिमेंट, कुछ एलिमेंट निकल जा रहे हैं, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने एक मास इफेक्ट डिफेक्ट का एक इक्वेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा सी, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। मीन्स जो मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट का मतलब जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, और इनको कंबाइन होने में जो एनर्जी मिली है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मास कैसे हम लोग मास डिफेक्ट निकालते हैं। जो मास डिफेक्ट इसका निकाला जाता है, ठीक से समझेंगे बेटा, डेल्टा m जो है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है।
प्लस क्या लेंगे, ए माइनस जेड, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। माइनस का क्या लेंगे, माइनस का लेंगे हम लोग डेल्टा एम, या फिर इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में से क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बनाने में जो एनर्जी लगी और उसके बाद ब्रेक होने में जो एनर्जी लगी, उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट कहलाएगा। तो मास डिफेक्ट इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, मास डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रेडिएशन इज पॉजिटिवली चार्ज, इनमें से कौन सा जो रेडिएशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखो बेटा, हम लोग जानते हैं कि अल्फा पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बीटा पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है, और गामा रेज क्या होती है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होती हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन पे भी जीरो चार्ज होता है। तो यहां पर देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, रेडिएशन इज पॉजिटिवली चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन है, अल्फा है। कौन है पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा है। तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। नेक्स्ट का क्या आ जाएगा, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, ये क्या है हाफ लाइफ, जैसे कोई एलिमेंट है तो अपनी वैल्यू का, किसका, अपनी वैल्यू का कितने टाइम के बाद क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। अपनी वैल्यू का कितने टाइम के बाद क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, वही क्या है, हाफ लाइफ है। ठीक है, अब इसमें देखो हमसे पूछा क्या गया, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्या है, टाइम टू डबल इट्स मास, यानी टाइम फॉर कंप्लीट डिके, टाइम फॉर हाफ द एटम्स टू डिके, टाइम फॉर एनर्जी, टाइम फॉर हाफ द एटम्स टू डिके। ठीक है, कितने टाइम के बाद एटम क्या कर जाएगा, अपनी वैल्यू का क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, वही उसकी क्या है, हाफ लाइफ है। मान लो पहले कोई एलिमेंट कितना था, 10 ग्राम का था, बाद में कुछ टाइम के बाद, मान लो 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद कितना रह गया, 5 ग्राम रह गया, तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा। तो टाइम फॉर हाफ द एटम्स टू डिके, इनमें से क्या होता है, टाइम फॉर हाफ द एटम्स टू डिके। तो सी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, विच रेडिएशन इज मोस्ट डेंजरस टू द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा रेडिएशन, तो जो गामा रेडिएशन है वो हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा हानिकारक है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो डेंजरस, मोस्ट डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए अल्फा, बीटा और गामा में सबसे ज्यादा कौन हार्मफुल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा रेज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, which of the following is not affected by electric and magnetic fields। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अल्फा पे क्या होगा, अल्फा पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, बीटा पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और जो गामा रेज होंगी वो कैसी होंगी, न्यूट्रल होती हैं। अब देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना देता हूं, ये मान लो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये कैसी है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्ट्रेट। अब इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो इस फील्ड में जाएगा तो एकदम सीधा निकलता चला जाएगा, किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उस पर किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होगा। तो अगर पहले अल्फा को अगर हम देखते हैं तो अल्फा पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी, इसको किधर की तरफ रिपेल करेगी, अल्फा पॉजिटिव को किधर की तरफ रिपेल करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई साहब, ये भी नहीं आ सकता, ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, इसमें कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव अल्फा जैसे ही बीटा इसमें जाएगा तो ये क्या करेगी, अपने तरफ बीटा को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब गामा रे जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, गामा पे क्या है, न्यूट्रल है, तो एकदम ये स्टेट इससे मूव करती हुई निकल जाएगी। तो इसमें बोला गया है कि नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में से कौन सी ऐसी, इसमें से कौन सा ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से डिफेक्ट नहीं करेगा, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर कोई असर नहीं होगा जब उनसे पास हो रहा होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गामा। गामा इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इतनी बात समझ पा रहे हैं, चलो भाई आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स,
एटॉमिक नंबर, देखो किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, मैंने मान लो x से कर दिया, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया a और इसको यहां पर क्या लिख दिया z। तो ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। कौन रिप्रेजेंट करेगा, a किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक मास को। और z किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या पूछा गया है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या लेते हैं, जो Z है, Z को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन को भी Z से ही डिनोट कर देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स। और A माइनस जेड, टोटल मास में से क्या कर दें, Z को माइनस, मतलब प्रोटॉन्स को निकाल दें न्यूक्लियस से, तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस में बेटा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन को माइनस कर दें, मतलब टोटल मास जो इसका है A है, और A में से P को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, N बचेगा। तो क्या बचेगा, N बचेगा, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। चलो ठीक है भाई, हो गया, बहुत बढ़िया। क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता चल गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर हुआ। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स विच हैज द सेम नंबर। देखो आइसोटोप्स और आइसोबार्स आपने पढ़े ही होंगे। ये क्या है हमारे पास, A और ये Z। तो जिनका A क्या होता है, सेम होता है, ये क्या होता है, A सेम, Z क्या होता है, जिन एलिमेंट्स का Z डिफरेंट होगा, ठीक है, तो वो हमारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, आइसोबार। इनको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। जैसे हम लोग सल्फर को ले लें, ठीक है, और किसको ले लें, क्लोरीन को ले लें, ठीक है, तो इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, सेम होता है, 17, और ये आपका 16 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, हमसे तो आइसोटोप्स पूछा गया, तो आइसो, ये तो हो गया आइसोबार, आइसोबार हो गया। अब आइसोटोप्स क्या होगा, आइसोटोप्स क्या होगा, बोलोगे सर पहले पूछा तो ये गया था, आप ये करने लगे, ठीक है ना। हो सकता है अगले ऑप्शन में ये, अगले क्वेश्चन में ये आ जाए, ठीक है। तो डबल अप्रोच बना के रखनी है हमें। तो इसको भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A और Z, इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। इसमें A क्या होगा, डिफरेंट होगा, A क्या होगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा, और Z क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे हम लोग ड्यूटोरियम लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, प्रोटियम लेते हैं, प्रोटियम लेंगे, और प्रोटियम और ड्यूटोरियम, ठीक है, प्रोटियम और ड्यूटोरियम में Z देखो क्या है, Z सेम है, और A का वैल्यू क्या है, A क्या है, डिफरेंट है, A क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है, जिनमें क्या होगा, जिनमें Z या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आइसोटोप। और मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट, A इज डिफरेंट बट Z इज सेम। कैसे, ड्यूटोरियम, प्रोटियम, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं यहां पर। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा आइसोटोप्स के लिए वो क्या होगा, आइसोटोप्स एटम्स वेट विद द सेम नंबर ऑफ। इनमें क्या सेम हो रहा है बेटा, देखो क्या हो रहा है, सेम, Z, और Z को किससे डिनोट करते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा। प्रोटॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, बहुत इजी है एकदम, साथ में बैठिए सॉल्व करते जाइए मौज मस्ती में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिएक्शन इज यूज्ड इन एटम बॉम्ब्स, ठीक है, एटम बॉम्ब्स में कौन सी रिएक्शन इसमें यूज होती है, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी जापान का हिस्ट्री। तो इसमें कौन सी रिएक्शन इसमें एटम बम में यूज होती है, बताएंगे जल्दी से, 1 2 3, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, या फिर कंबशन और डिसइंटीग्रेशन। चलो ये मैं 2 ऑप्शन काट देता हूं, जल्दी बताइए, फिजन और फ्यूजन में इनमें कौन सा होगा, क्या होगा इसमें, फ्यूजन में 2 एलिमेंट्स क्या कर जाते हैं, कंबाइंड कर जाते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं करना है, वो कंबाइन कराने के लिए बहुत यूज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत भी होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर
फिजन होगा। इसी रिएक्शन ने जापान को बर्बाद कर दिया। ठीक है, इस रिएक्शन ने, अब तो ठीक हो गया फिर से। तो न्यूक्लियर फिजन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसी रिएक्शन है जो किसके लिए, जिसमें किस प्रोसेस से क्या हम लोग बना सकते हैं, एटम बम को बना सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसमें न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। ठीक है, चलो बनाने की कोशिश कीजिएगा इसको। व्हाट इज द सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन? देखो न्यूट्रॉन का सिंबल पूछा गया, अरे मजाक कर दिया एकदम। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। आप बोलोगे सर हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और हम भी है, हम लोग भी आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि ये देखिए रात में लगे पड़े हैं आप लोगों के लिए, कैसे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छा आप रैंक क्लिक करके आ जाए। फिर से देखते हैं। तो अब पूछा क्या गया है, सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में क्या होगा, न्यूट्रॉन में P पॉजिटिव, इसको क्या ले लेंगे, प्रोटॉन ले लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, E0 से। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, न्यूट्रॉन हो गया। ये किसका सिंबल हो गया, न्यूट्रॉन का। और ये मान लेते हैं किसका सिंबल है, प्रोटॉन का। और ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रॉन का। ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रॉन का। जल्दी से बताएंगे ये वाला सिंबल किसका है, ये इस तरह का सिंबल किसका होगा, ये होगा बेटा अल्फा पार्टिकल का। ये किसका सिंबल हो जाएगा, अल्फा। तो पूछा क्या गया है, न्यूट्रॉन का पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। इन बीटा माइनस डिके आ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू, किसमें चेंज हो जाएगा, इन बीटा माइनस डिके में किसमें क्या हो जाएगा, डिके द न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू, किसमें किसमें चेंज होगा। तो देखो बेटा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो एक अल्फा माइनस डिके में क्या होता है, जो हमारा बीटा माइनस डिके है उसमें न्यूट्रॉन किस किस में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। विच एलिमेंट कॉमनली यूज्ड एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अरे भाई ये सब ये भी क्वेश्चन, ये भी कोई क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, 1-2 सेकंड में बताइए फटाफट। क्या होगा, कार्बन, थोरियम, यूरेनियम और रेडियम। किस पे लगा दूं टिक, जल्दी से बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है, हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, चलो भाई सभी का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, चलो भाई प्रोटॉन का किसने किया, जल्दी से, रदरफोर्ड। इसने किसने किया, रदरफोर्ड ने। ठीक है, प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन पे आ जाओ भाई, न्यूट्रॉन पे क्या, जल्दी से किसने किया, किसने किया बेटा, चैडविक ने। किसने किया, चैडविक ने डिस्कवरी किसका किया, प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने, रदरफोर्ड का, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का किसने किया, चैडविक ने किया। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी है वो किसने किया, चैडविक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन वन एवरेज लाइफ half the active life nuclei decay, less than half the active nuclei decay, more than half the active nuclei decay। ठीक है, तो हाफ लाइफ में क्या होगा, हाफ द एक्टिव लाइफ न्यूक्लियाई डिके लेस होगा या फिर मोर होगा। तो इसमें बेटा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, मोर देन हाफ द एक्टिव न्यूक्लियाई डिके। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियर के पोर्शन में, न्यूक्लियर के चैप्टर में कंप्लीट किया। इतनी एनर्जी के साथ आप लगे रहिए हमारे साथ। बिल्कुल जब भी आपका एकदम बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करता है तो बार बार इस चैनल को देखिए, आराम से बैठे हुए, पढ़ते हुए, खाते हुए, क्या ही करना है, एग्जाम क्लियर तो सारा सब कुछ एकदम सेट क्लियर। ठीक है, तो बेटा आप अच्छे से ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।